दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही कहने को तो कॉमन टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अक्सर आमतौर पे हम सुनते हैं कि यार थोड़ी चाय पी लूं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, या थोड़ी कॉफी पी लूं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, या हम कहते हैं कि यार शोर शराबा थोड़ा कम करो मुझे रिलैक्स करना है, मेरा माई हेड इज पेनिंग। तो हम बार बार ये सुनते हैं सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो दोस्तों आज हम इस सर दर्द पे ही आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाए हैं। हमारे बीच जाने माने पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ध्रुव पिबरा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। कि मैंने शुरू में कहा आज का टॉपिक हेडेक से रिलेटेड है, यानी कि सर दर्द के ऊपर। लेकिन सर अगर मैं हेड पेन की बात करूं या हेडेक की बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पेन क्या चीज है? पेन की एक्चुअल मेडिकल क्या कोई डेफिनेशन है या कोई फीलिंग है? ये क्या है पेन? पेन क्या चीज है? थैंक यू सरबजीत आप फॉर दिस इनविटेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं ना आपको एक पहले मेडिकल डेफिनेशन देता हूं और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आम जनता के लिए। सी, जो इस तरह की डेफिनेशंस होती है ना पेन की, दैट इज गिवन बाय एन इंटरनेशनल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, विच एक्सप्लेन्स पेन एज ए अनप्लेजेंट sensory or emotional experience, sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जी, हम जनरली कोई भी पेन जब देखते हैं ना, हम उसको देखते हैं एक बायोलॉजी के हिसाब से, एक पैथोलॉजी के हिसाब से। लेकिन आप भी मानेंगे कि जब पेन होता है तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल सोशल लाइफ इफेक्ट होती है। आप प्रोफेशनली पूरा आउटपुट दे नहीं पाते, आप सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वो पेन हैम्पर करता है, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होने लगता है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन के फॉर्म में या नेगेटिव थॉट्स के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पेन को स्पेशली अगर हम क्रोनिक पेन की बात करें, जो लंबे समय से पेन चल रहा है, हमें इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सो द डेफिनेशन ऑफ पेन encompasses not only the sensory aspect but also the emotional aspect। दैट इज वन। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो पेन है ना वो एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इस बीमारी में आपको इतना ही पेन होगा। अगर 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों को डिफरेंट अलग अलग तरीके का पेन होगा, अलग अलग इमोशंस उसके साथ आएंगे। मतलब आप देयरफॉर कहना कहने को चाहते हैं कि पेन का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इमोशंस भी होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अगर मैं आपको एक आध एग्जांपल देना चाहूं, तो एक तो होता है जैसे आपका चोट का दर्द हो गया, जो आपको चोट लगने पर हो गया, हड्डी टूटने पर हो गया, मांसपेशी फटने पर हो गया। दूसरा तरीके का दर्द होता है जो नसों का होता है, जिसमें कभी आपकी रीढ़ की हड्डी में नस दब गई, या कंडीशन जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया। तीसरा हेडेक होता है, जिसके बारे में हम आई थिंक थोड़ी बहुत और बिल्कुल। डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एक होता है जो मरोड़ों वाला दर्द होता है। फिर स्पाज्म एक से कहते तरीके हैं, का आई थिंक स्पाज्म कहते हैं उसे, जो मरोड़ वाला। स्पास्मोडिक पेन कहते हैं, बिल्कुल, जिसमें ठीक है। मरोड़े पड़ती हैं, स्पास्मोडिक पेन होता है। जी। फिर उसके बाद होता है कैंसर पेन होता है। और फिर इस तरह के और कई तरीके से उनको डिफाइन किया जा सकता है। बट पेन एज सच बहुत तरीके का होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी फैक्टोरियल होता है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि हम कभी ऐसा टॉपिक रखेंगे जहां हम हर पेन को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, लेकिन आज का टॉपिक डेफिनेटली सर। हेडेक के ऊपर लेना चाहेंगे। तो हम बात ठीक है करते हैं टॉपिक के ऊपर। सर हेडेक एग्जैक्टली है क्या? कॉमन हम सर, सिंपल। लेकिन आपके हिसाब से मेडिकली हम बोलें तो हेडेक की क्या डेफिनेशन है? सर, हेडेक का टेक्निकल नाम कैफेल्जिया है। अगर मैं आपको सिंपल आम भाषा में बोलूं, सर के दर्द को हेडेक कहते हैं। चाहे वो आगे हो, चाहे वो साइड में हो, चाहे वो पीछे हो, पूरे कहीं पे भी हो, उसको हम हेडेक कहते हैं। किसी भी तरीके का वो हेडेक की कैटेगरी। एक ब्रॉड डेफिनेशन इज पेन इन द हेड और कैफेल्जिया, दैट इज ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर। सर आपने अभी जैसे बताया कि सर का दर्द चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे साइड में हो, इसका मतलब क्या सर दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। यस सर, सर दर्द बहुत अलग अलग तरीके का होते हैं। थोड़ा सा बट ब्रीफ मोटा करें माटी, इसको जरा। हाँ जी, तो मोटा माटी अगर हम देखें ना, तो वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। जो ज्यादा कॉमन होते हैं, जो क्लिनिकल कंडीशंस हम ज्यादा देखते हैं, वो होते हैं प्राइमरी हेडेक। उसमें कॉमन वाले हैं माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक। एक चीज और बता दूं सर, लोगों का एक और बहुत होता है कि आप टेंशन टाइप हेडेक है, किस तरीके का टेंशन है, जिंदगी का टेंशन है। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूं सर, वो जिंदगी का टेंशन नहीं है,
वो मांसपेशियों का टेंशन है, ठीक है ना, Okay. क्योंकि हमारे पास मांसपेशियां होती हैं तो उसका टेंशन होता है, ठीक। तो ये तो हो गए प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक। दूसरे होते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी नाम ही बता देता है कि किसी और वजह से आपको अगर हेडेक हो। ये रेयर टाइप के होते हैं, बट हमें इनके बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे कि कई बार ये किसी बीमारी का तरफ हमारा इशारा करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बहुत सीवियर बीपी की समस्या है, ब्रेन में ब्लड वेसल्स की समस्या है, किसी तरीके का इंफेक्शन है, किसी तरीके का ट्यूमर है, उसका अगर मैनिफेस्टेशंस अगर बात करें तो वो जब अगर हेडेक के फॉर्म में होते हैं तो उनको सेकेंडरी कहते हैं। तो ये सर एक मोटा मोटी डेफिनेशन। हाँ जी बोलिए। सर, जैसे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी बोला, आपने कहा अलग अलग तरह के होते हैं, तो क्या सिम्टम्स भी सबके अलग अलग होंगे? बिल्कुल सर। देखिए वही बात है कि मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ हेडेक इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। खास करके देखिए प्राइमरी हेडेक के अंदर आपके इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल आएंगी। उसका डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका डायग्नोसिस प्योर क्लिनिकल है। क्लिनिकल मतलब आप जो मुझे हिस्ट्री बताएंगे उसके हिसाब से आप बताएंगे मुझे दर्द कब सुबह होता है, शाम होता है, कम एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, उसके साथ क्या क्या होता है, उसी के बेसिस पे मैं हिस्ट्री बना लूंगा कि हाँ ये है। जब हम सेकेंडरी हेडेक की बात करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशंस का रोल है, जिसमें हमें कभी ब्लड टेस्ट, कभी स्कैन्स कराने पड़ते हैं तो रूल आउट कि भाई आपका वो ना हो। बट यस, हिस्ट्री इज द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिंग ऑफ हेडेक। आपने जब प्राइमरी हेडेक की बात करी, आपने एक वर्ड यूज किया माइग्रेन। तो मैं बहुत कॉमन हम सुनते आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या माइग्रेन का दर्द और नॉर्मल हेडेक, उसमें क्या फर्क है, सिम्टम्स वाइज या आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाइज? देखिए सर, एक चीज बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक ना हमारे में हर बंदे को ना एक लेबल करने की आदत है कि जी मुझे माइग्रेन है। अब अगर मैं बहुत टेक्निकल जाऊं तो माइग्रेन के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। बट विदाउट गोइंग इनटू द ग्रेट डिटेल्स, बिल्कुल। माइग्रेन के अंदर ना सर 2-3 चीजें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक तो क्या होता है कि नॉर्मली वो अटैक के फॉर्म में होता है, वो किसी ना किसी कारण की वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है, जिसके एग्जाम्पल कुछ आपने शुरुआत में भी दिए। जैसे आप समय पे खाना ना खाना, समय पे सोना नहीं, या लाउड नॉइज हो गई, या आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे जी। हैं, या स्मेल की वजह से, तो वो प्रेसिपिटेट होगा, जो कि डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट 1 या 2 दिन रहेगा। उसके बाद वो कुछ कारणों से वो ठीक हो जाएगा। कभी वो नींद से नहीं उठाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है माइग्रेन की कि वो अगर आपको नींद सोने ना दे वो बात अलग है, बट उठने मतलब नींद से आप रात के 2 बजे या 1 बजे या 3 बजे चिल्लाते हुए नहीं उठेंगे कि दर्द है दर्द है दर्द है। एग्जामिनेशन में जनरली एग्जामिनेशन इसका पेशेंट का नॉर्मल होता है, सारी इन्वेस्टिगेशंस भी इस पेशेंट की नॉर्मल होती है। ओके सर, और अगर ये कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट, बेचैनी, उल्टी का मन आना, उल्टी आ जाना, या रंगीन जिसे हम हैलो कहते हैं, रंगीन छल्ले बनना, उस तरह की सारी कंप्लेंट्स पेशेंट लेकर आता है हमारे पास। तो सर एक सर्वाइकल पेन, अगर मैं बात करूं, जैसे हम सर्वाइकल का पेन बात करते हैं, तो सर्वाइकल का पेन या मुझे सर में दर्द हो रहा है या मुझे माइग्रेन है, मैं कैसे अपने आप को इसमें यूं वो कर लूंगा, एक कॉमन मैन की बात करूं, वो बस थैंक यू, थैंक यू सरबजीत फॉर दिस क्वेश्चन। मैं एक बात बताऊं मैं आपको, आप हर दूसरे बंदे से पूछ लें या कहें हर किसी को आप बात कर लेना नॉन मेडिकल को, वो हर कोई कहता है मुझे क्या है जी, सर्वाइकल है, मुझे जी सर्वाइकल। तो मैं बिल्कुल 2 मिनट थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा टॉपिक से, तो पहले हम इस बिल्कुल सर। सर्वाइकल का गुत्थी गुत्थी समझाएं। देखिए जी, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी ना दिमाग से शुरू होती है और हमारे कमर तक जाती है, बट्स तक जाती है, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी को ना एरिया के हिसाब से नाम दिए गए हैं। तो जो एरिया गर्दन पे होता है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं, ठीक सर्वाइकल है जी। स्पाइन, आई थिंक वही ना? सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, एग्जैक्टली ठीक द टर्म इज सर्वाइकल स्पाइन। ठीक तो है। पहली चीज तो यह है कि भाई सर्वाइकल का ना एक एरिया है रीढ़ की हड्डी का जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, तो इसको लूजली ना टर्म किया यूज किया जाए। हम्म, अब इसके अंदर सर कई बार क्या होता है कि सर्वाइकल मतलब इसी रीजन की वजह से, गर्दन के रीजन की वजह से आपका दर्द होता है जो कि सर पे आता है, ठीक है जी। उसको तो हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ठीक। कई बार यहाँ पे नस दबती है जिसकी वजह से दर्द हाथों में, कंधों में, छाती में तरफ आता है, उसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, रेडिकुलर। ठीक है ना जी। बाकी भी और तरीके के हैं, बट हाँ ये याद रखना है कि सर्वाइकल एक रीजन है जिसका दर्द अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर वो सर की तरफ आ जाए तो हमको उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं, अगर वो हाथों की तरफ आ जाए तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं।
सर जैसे आपने कहा सर्वाइकल का पेन, अब कई बार हम देखते हैं कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें यहाँ पेन है इस एरिया में ज्यादातर, क्या वो भी सर्वाइकल की वजह से है या कुछ फोरहेड पेन की किस वजह से, या आंखों के कई बार कुछ डिजीज की वजह से हो सकता है, खासकर इस एरिया में कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं। देखिए सर, बहुत आपने अच्छी बात कही कि जब हम देखिए एरिया स्पेसिफिक के अंदर बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण जो होता है जैसे कि उस एरिया, देखिए आपको एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि शरीर का कोई भी हिस्सा हो, मतलब सर से लेके पैर तक एक नस द्वारा मतलब सप्लाई किया जाता है। जी। तो कई बार उस नस में प्रॉब्लम होती है। तो मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे है तो यहाँ पे एक नस है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ की एक नस है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार यहाँ की नस यहाँ तक आती है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आंखों के आसपास की नसें हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसको हेडेक लेबल करते रहे, और कई बार वो कंडीशन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टाइप कंडीशन भी हो सकती है। सर फिर बिल्कुल, एक मैं रेयर यही पूछना कंडीशन चाह रहा मैंने एक था, नाम, हाँ जी, ये मैं सॉरी, आप मैं यही पूछना चाह रहा था कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो आपने वर्ड यूज किया था, थोड़ा सा हमारे हम्म। ऑडियंस को इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे ये है क्या चीज। सर देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का एक जो कहते हैं ना इनफेमस नाम है सुसाइड डिजीज, बिकॉज इसके अंदर दर्द बहुत सीवियर होता है। अगर मैं बात करूं, ट्राई का मतलब तीन, ट्राइजेमिनल का मतलब तीन नसें। बेसिकली आप ये देखिए, तीन नसें हैं जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सप्लाई करती है। कई बार क्या होता है, ये नस, अगेन वो डूइंग एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, दीज नर्व्स मिसफायर, ये नस छिड़ जाती हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में भयंकर दर्द होने लगता है। ठीक है, अब या तो हम उनको दवाइयों से देख सकते हैं या फिर हम उस नस को ब्लॉक कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, बंदे की चीखें निकल जाती हैं, ना बंदा खा पाता है, ना बंदा सो पाता है, ना बंदा मुंह भी नहीं धो पाता, शेव भी नहीं कर पाता, और दांतों के दांत निकल जाते हैं सर। और ट्रिपिकल नर्व पेन का एक आध है कि सर ट्रिपिकल इलेक्ट्रिक शॉक लाइक Oh, सेंसेशन, स्टैबिंग सीवियर पेन सर। सर अभी तक हमने जो डिस्कस करा वो हमने एक डिजीज के बारे में करा, एक नॉलेज शेयरिंग करा। हर चीज में बहुत डेवलपमेंट है। हम कोई भी फील्ड ले लें साइंस की, चाहे वो नेफ्रोलॉजी है, चाहे वो न्यूरोलॉजी है, चाहे वो कोई भी ब्रांच है, आई केयर के ऊपर बात करें, ईएनटी की बात करें, कुछ भी। आप एक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी ब्रांच में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ हेडेक की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। क्या एडवांसमेंट्स, क्या लेटेस्ट टेक्निक्स आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी, अब आपको लगता है बहुत इजी हो गया मेरे लिए करना, और आने वाले टाइम में हो सकता है और एडवांसमेंट्स आ जाए? तो क्या टेक्नोलॉजी में ऐसे लेटेस्ट मोडेलिटीज आ गई हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर देखिए, देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पेन मेडिसिन का क्रक्स जो है ना जी, वो ये दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है कि मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना जी। तो हम पेशेंट को एसेस भी मल्टी डायमेंशनली कर रहे हैं और मैनेजमेंट प्लान भी मल्टी डायमेंशनली कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो टेक्नोलॉजी की आप बात करें, एक तो हमारा बेसिक साइंस लेवल पे हमें फायदा मिल रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बीमारियों को लेके क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो चेंज हो रही है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ना जी, अगेन पेन मेडिसिन इज अबाउट ऑल अबाउट प्रिसीजन। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिसीजन, मतलब अगर आपके रीढ़ की हड्डी में डिस्क में समस्या है कि उसका एक जोड़ होता है, फैसेट की समस्या है, हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो उसमें जैसे जैसे एमआरआई बढ़ रहे हैं, न्यूरोग्राम बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की मोडालिटीज बढ़ रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इमेजिंग बढ़ रही है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था सर, आज से 10 11 12 साल पहले, तब फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे का इस्तेमाल करते थे। अब हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करने लग गए, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करने लग गए। कई केसेस में हम दोनों चीजों को कंबाइन भी करने लग गए कि भाई हम अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी यानी एक्सरे से, दोनों से देखते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पे जाना है और वहां पे दवाई देते हैं। अब अगर हम दवाइयों की बात करें तो वो भी बहुत चेंज हो गई हैं। पहले सिर्फ हम एंटी इंफ्लेमेटरी दे पाते थे, फिर ओजोन आ गया, अब पीआरपी आ गया, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गया, अब नाउ न्यूरो मॉड्यूलेटरी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम एडवांसेस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर जो चीज विच इज कमिंग अप इन एक्सट्रीमली बिग वे इज अ रीजनरेटिव मेडिसिन, जहां पे हम आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के तोड़ फोड़ को, जो कि एज की वजह से भी है या इंजरी की वजह से भी है, हम उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट 5 से 6 साल से हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम और रिफाइन करते जा रहे हैं, दैट इज पीआरपी और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और धीरे धीरे हम बोन मैरो और एडिपोसाइट्स, तो द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर प्रिसीजन with regards to targeting of the pain generator, as well as not only taking care of the
problem right now. We are even trying to reverse the damages which have taken place. तो ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम अब खत्म है और सीधा स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड चीज है। बिल्कुल सर। अब अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूं, अब आई डोंट नो आपका ऑडियंस कहता है, अगर पबजी की जमाने में की बात करूं ना सर, पबजी में तो हम असॉल्ट राइफल से स्नाइपर शॉट पे आ गए हैं। बिल्कुल, अब हम बिल्कुल टारगेट करके बिल्कुल हेड शॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये तो बात हुई कुछ डायग्नोस्टिक्स की। सर कुछ ब्लड टेस्ट का भी रोल होता है पेन मैनेजमेंट की टेक्निक पे, या हम हेडेक की अगर बात करें कुछ ब्लड टेस्ट का भी रोल है? देखिए सर, अगर हम हेडेक परसे के अंदर बात करें तो जो प्राइमरी हेडेक्स हैं, जैसे मैंने बताया, वो उसमें जो भी टेस्ट किए जाते हैं वो रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं। बट जनरली प्राइमरी हेडेक्स का डायग्नोसिस हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। जो सेकेंडरी जो कॉजेज हैं हेडेक्स के, उसके अंदर हम ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट दैट इज जनरली टू रूल आउट एनी सॉर्ट ऑफ मेलिग्नेंसीज, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, या इस तरह का कोई सेकेंडरी लिवर किडनी की डिजीज हो जिसकी वजह से हमारा हेडेक हो रहा हो। पेन के अंदर अगर हम इन जनरल बात करें तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि इट इज नॉट ओनली, जैसे कि जॉइंट की प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो जॉइंट से ही है, कई बार वो सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो कई बार पूरे शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है जिसका मैनिफेस्टेशन जॉइंट पेन हो, तो उसके अंदर ब्लड का रोल होता है। सेकंड, कई बार क्या होता है, जैसे हम नर्व के पेन की बात करें तो कई बार क्या होता है, कई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, जैसे किडनी फेलियर की डिजीज है, जैसे लिवर फेलियर का पेशेंट है, तो इन सब के अंदर भी बीमारी की वजह से नसों पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हमारे जैसे कहते हैं नसों की तकलीफ होती है, तो उसके अंदर ब्लड टेस्ट का डेफिनेटिव रोल है। ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन द पेशेंट्स वी कैन, व्हेन वी वांट टू हैव अ डायग्नोसिस और टू रूल आउट द सेकेंडरी कॉजेस, वी गो फॉर ब्लड टेस्ट। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एक सिंड्रोम है SUNCT, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज है? सर देखिए सर, एक तो ये ना, इसका मेजर हम पहले एक ब्रॉड टर्म है, इसका मोस्ट कॉमन टाइप इज अ क्लस्टर हेडेक। अब क्लस्टर हेडेक पे हम आई थिंक एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो पहली चीज है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रेयर कंडीशन। ठीक है, दूसरी चीज जो इस सबको कंबाइन करती है वो ये है कि इसके अंदर ना सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, मतलब हमारा जो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। तो उसके अंदर पेशेंट्स को बेसिकली क्या होता है, सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक वाला, जो कि एक आध मिनट का अटैक होता है। बट अलोंग विद दैट, इसमें खासियत क्या है जो इसको डिफरेंशिएट करती है, कि आपका आंसू आते हैं, नाक भर जाती है और नाक से पानी आता है। ठीक है ना? और टिपिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है ना सर, तो इस तरह से आता है करते हुए, और उसको रिपीटेड अटैक्स होते हैं, 5-7 दिन रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, और इसका एक सिंपल इलाज है सर, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है। तो उसके अंदर हम देते हैं, जो आजकल प्रॉब्लम दे रही है वो है ऑक्सीजन। इसमें सिंपल बेसिकली पेशेंट अगर हमारे पास भी आता है ना सर, तो हम सबसे पहले कुछ नहीं कहते, उसको ऑक्सीजन देते हैं, 5-10 मिनट में पेशेंट ठीक हो जाता है। ये बाकी फिर इसके अंदर हम कुछ और स्पेसिफिक काम भी कर सकते हैं, बट अगर वो पेशेंट को बहुत ज्यादा ट्रबल करने लगे, जनरली पेशेंट को ये ट्रबल नहीं करता है, एक आध बार अटैक होता है, फिर सेटल हो जाता है, फिर 1-2 साल के बाद फिर अटैक होता है। सर आजकल का टाइम आप देख सकते हैं, बहुत टफ टाइम चल रहा है हम सभी के लिए। हम दुआ करते हैं भगवान से जल्दी ठीक हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस आपकी एक राय लेना चाहूँ कि बच्चों के लिए, आजकल देखते हैं हम सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, तो क्या बच्चों के लिए भी आप कुछ अपनी ओपीडीज में या ऑनलाइन जैसा आप देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं बच्चों का भी कुछ उसमें हेडेक इश्यूज आ रहे हो या कुछ इशू आ रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए सर, वो आ ही रहे हैं। देखिए द थिंग इज, बच्चों के अंदर भी बिकॉज ऑफ द थिंग इज, प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है, जितना हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को देखते हैं, जितनी इमेजेस आती हैं, जितनी लाइट फ्लक्चुएट कम ज्यादा होती है, वो आंखों पे स्ट्रेन देती ही देती है। तो वो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, यू विल हैव पेन। अब उन बेचारों की क्लासेस भी चल रही हैं 4-4 घंटे की, प्लस अब क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनका एंटरटेनमेंट भी टीवी पे चल रहा है या टैबलेट्स पे चल रहा है। तो वी डू गेट पेशेंट्स, बट वो ना एक होता है डल एक पेन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप जैसे पूछ रहे थे ना कि उस टाइम माइग्रेन और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इस तरह के जो बच्चों का होता है, तो उनमें डल एकिंग होती है। अगर आम हिंदी में बात करें तो एक होती है कि दर्द नहीं होता, उनको दुखन होती है। तो वो कहते हैं कि जी मुझे ना यहाँ पे दुखन सी हो रही है, वेग पेन से हो रही है। उसके लिए मैं पेरेंट्स से 2-3 चीजें रिक्वेस्ट करता हूँ। एक तो चीजें करता हूँ कि जब भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कोई भी यूज करें तो उसकी ब्राइटनेस कम कर दें।
दूसरी चीज, हर 5-10 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लें, भले ही 1 या 2 मिनट के लिए आंखों पे थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर थोड़ी सिंपल बेसिक रबिंग हो गई या थोड़ा सा ठंडे पानी के छींटे दे दिए, वो सब करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा है तो एंटी ग्लेयर चश्मों, जो बच्चों के चश्मे बन रहे हैं उसमें एंटी ग्लेयर का भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो लाइट्स जो है वो कम, बट द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है जी, अभी तो मतलब वी कैन नॉट यस डिवॉइड देम सर। ऑफ, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी सर डिफिकल्ट। अभी आपने जो ये डिस्कस किया इसमें एक पॉइंट मुझे याद आ गया सर, एक नॉर्मल स्टिफनेस में और एक पेन में आपके हिसाब से क्या फर्क है? मैं कहूँगा मुझे बहुत स्टिफनेस हो रही है, मुझे बहुत अकड़न जकड़न सी फील हो रही है, एक मैं कहूँ मुझे पेन हो रही है, क्या ये ओवरलैप है या अलग अलग चीजें हैं? नहीं सर, देखिए ना, बड़ा दे दोनों, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। दोनों ना एक तरह की तकलीफें हैं, ठीक है ना। कई बार अगर आपको चोट लगती है तो पेन भी होता है और उधर स्टिफनेस भी आ जाती है, ठीक है ना सर, दैट बिल्कुल। इज एक तरह का। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि मुझे चोट लगी तो दर्द हुआ और वैसे मुझे एक स्टिफनेस सी, अकड़न सी, वो सर दो तरीके, दो उसके मेजर कारण आज की तारीख में डे टू डे एक्टिविटीज में दो कारण है। एक एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि विटामिन डी या न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है ना, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से एक वेग, पेन, दुखन पूरे शरीर में रहती है, अकड़न भी महसूस होती है। और दूसरी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम क्योंकि इतना ज्यादा सिस्टम पे आगे बैठने लग गए हैं और इतना ज्यादा मशीन मैकेनाइज्ड लाइफ हो गई है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। तो जहां पे पेन डेफिनेटली एक पैथोलॉजी है जिसका हमें कारण पता करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए और हमें फालतू में दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। वेयर एज अगर हम स्टिफनेस की बात करें उसके लिए हमें न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए और एक बेसिक फिजिकल रूटीन होना चाहिए जिसके अंदर हम 10 से 15 मिनट वॉक, चलना, बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकें। एक ऐसा प्रैक्टिकल रूटीन जो आप 365 दिनों में से 300 साढ़े 300 दिन फॉलो कर सकें। चलिए सर, बस अब सेशन को हम समाप्त करेंगे। एक थैंक यू। क्वेश्चन लास्ट पूछेंगे आपसे। सर आजकल हम देखते हैं बहुत सारी कॉमन मेडिसिन, ओटीसी ड्रग्स हो गई, या जैसे नॉर्मल हल्की फुल्की पेन हुई हम जाके अपने दवाई ले लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। सर सेल्फ मेडिकेशन और एक ओवर मेडिकेशन, इसकी वजह से भी क्या सर दर्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस इशू। देयर इज अ ड्रग, अब ना पहले नहीं था बट इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने एक टर्मिनोलॉजी दे दी है, ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक। जब आप किसी भी तरीके का हेडेक हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे टेंशन टाइप हेडेक हो, चाहे कोई भी आपका हेडेक हो ना, अगर आप उसके अंदर ड्रग का यूज, अब्यूज करते हैं या विदाउट सुपरविजन उसको लेते हैं, तो ये होता है कि वो दवाई की वजह से आपको हेडेक होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसा नहीं करें। 20 दिन में एक बार होने वाला दर्द जो एक मुश्किल से क्रोसिन या डिस्प्रिन से ठीक हो जाता है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको हफ्ते में 3 या 4 बार या उससे ज्यादा डिस्प्रिन लेनी पड़े या एक अटैक में 5-5 6-6 डिस्प्रिन लेनी पड़े, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। बिकॉज वो आपको, आप ऐसे पॉप इन दवाइयां करते रहेंगे, वो दवाइयां भी फेल होती रहेंगी, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते रहेंगे, और जो मैंने आपको एक मेडिकल कंडीशन जो एक आइडेंटिटी बन चुकी है, एक क्लासिफिकेशन, एक डायग्नोसिस बन चुकी है, उसमें आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हम अपने सेशन को सम अप करते हैं। एक बार ओवरऑल आप हेडेक के बारे में हमारे ऑडियंस को सम अप कर दें, हेडेक के बारे में और सोसाइटी के लिए अच्छे हेल्दी टिप्स ये भी दीजिए। देखिए सर, हेडेक के लिए मैं सिंपल सा एक चीज कहूंगा, अगर आपको कभी भी एक सडन हेडेक होता है और हेडेक के साथ कभी भी उल्टी आना, बुखार आना, गर्दन की अकड़न होना, भूख कम लगना, या किसी इस तरह की कोई भी चीज आती है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि ये सेकेंडरी हेडेक्स के कुछ अर्ली साइंस हैं जिसकी वजह से आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर आपको, अगर हम प्राइमरी हेडेक टाइप्स की कंडीशन की बात करें, अगर आपका हेडेक बहुत लंबे समय से चल रहा है और दवाइयों से वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो प्लीज एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर को अपना हेडेक के लिए जरूर कंसल्ट करें, उसको सोसाइटी पाले के लिए नहीं। टिप्स सोसाइटी के लिए हेल्दी टिप्स कुछ बताएंगे? सर हेल्दी टिप्स तो यही है कि आजकल के अंदर कोरोना का टाइम है, तो सबसे पहले पैंडेमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और एक
फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें, टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, एक सिंपल फिजिकल रूटीन फॉलो करें। सर गैजेट्स का भी ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें कुछ हेडेक हो बिल्कुल सकती हो है, सकता है कुछ लोग सर, कुछ बिल्कुल हो सकता है। आप कोई भी जो चीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। द थिंग इज, जितना आप हम मशीन और इनका इंटरेक्शन हो रहा है, जितनी हम फ्लिकरिंग लाइट्स में बैठ रहे हाई हैं, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम में सुनना, ज्यादा देर तक सुनना, एग्जैक्टली सर। इससे भी हो अति, सकता देखिए, अति किसी भी चीज की खराब है। अगर आप कोई भी गैजेट्स है। यूज बिल्कुल कर रहे हैं, सर। चाहे वो बहुत ज्यादा लैपटॉप है या वो म्यूजिक सिस्टम है या हेडफोन्स है, ऑल दिस कैन बी detrimental एंड लेटर it can lead to complications, lead to long headaches which is not responding to चलिए, conventional treatments. चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल Thank टाइम you, एंड वैल्यूएबल सजेशन। thank you so much. तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और हम आगे भी डॉक्टर बिब्रा से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज तो हमने पर्टिकुलर हेडेक की बात करी, लेकिन हम आने वाले टाइम में इनके साथ कुछ सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाएं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करें, कभी नी पेन पे, कभी बैक पेन पे, कभी शोल्डर पेन पे, सर्वाइकल पेन पे। तो मैं चाहूंगा सर, जब भी हम आपको याद करें, आप प्लीज अपना टाइम थोड़ा निकालिएगा, Sure, sure, sure. और किसी भी तरह का आपका हेल्थ इशू है, हेल्थ कंसर्न है, प्लीज उसे अवॉइड मत कीजिए। अपने फिजिशियन, अपने जिस भी डॉक्टर से आप टच में हैं, उनसे रहिए, और भगवान आप सबका भला करे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.